Students, you are watching Easily English Solution. The Rise of Nationalism in Europe. History CBSE 10 Chapter 1. आज इसको हम लोग स्टडी करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम लोग इसको शुरू करेंगे और डिटेल्ड पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद छूटे नहीं। ध्यान से केवल आपको शुरू से अंत तक सुनना है। तो आप इसको सुनने के बाद इस चैप्टर से कंसर्न कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए, जो चैप्टर का हेडिंग है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिस भावना के तहत लोग अपने देश के प्रति भक्ति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। पीपुल का एक फीलिंग नेशन के प्रति पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का ही राष्ट्रवाद है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में राष्ट्रवाद का मायना कुछ डिफरेंट है। राष्ट्रवाद का मतलब वह चीज़ जो किसी एक खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, चाहे वो डिफरेंट टाइप के लोग हों, उनका एथनिक कंपोजिशन, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज भले ही डिफरेंट हो, लेकिन वो किसी एक, उनके अंदर जो भावना हो, उस भावना के चलते वननेस फील कर रहे हो, यूनिटी फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपने कंट्री इंडिया को ही लिया जाए तो यहाँ पर जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, उनका नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथेम, नेशन, सब कुछ एक है। तो ऐसे कुछ चिन्ह, ऐसे कुछ प्रतीक या ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे कुछ चीज़ों को मिलाकर और जो पूरे के पूरे कंट्री के सिटीजन में वननेस का फीलिंग कराए, तो वही राष्ट्रवाद है। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। द फीलिंग ऑफ वननेस इन द सिटीजन living in a nation or a state due to some specific symbols, flags, rules, regulations and constitution is called nationalism। देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की चित्र है और हाथों में मशाल, बहुत सारे लोगों का की एक लंबी कतार, ऊपर में ये सब जो गॉड्स गॉडेसेज। यह जो चित्र है, इसको तैयार किया था एक फ्रेंच कार्टूनिस्ट फ्रेडरिक शारियू ने। फ्रेंच कार्टूनिस्ट फ्रेडरिक शारियू ने इसको तैयार किया था 1848 में, 1848 में। और फ्रेडरिक शारियू ने इस चित्र को क्यों तैयार किया, उनका क्या फीलिंग था इसके प्रति। दूसरा चीज़ कि ये इस चित्र को जो उन्होंने बनाया, तो क्या एक्सप्रेस करने का प्रयास किया। क्योंकि हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि पहले बहुत सारे ऐसे कार्टूनिस्ट्स और पेंटर्स, आर्टिस्ट्स या राइटर्स, पोएट्स में भी एक तरह से अपने क्रिएशंस के माध्यम से, अपने कलाकृतियों के माध्यम से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का जो प्रयास किया, वो जितने भी मूवमेंट्स हुए वर्ल्ड में, रिवॉल्यूशंस हुए वर्ल्ड में, उसमें बहुत ही मुख्य भूमिका निभाया है उनके क्रिएशंस ने। आप पढ़ेंगे आगे रोमांटिसिज्म के बारे में, रोमांटिक मूवमेंट के बारे में। तो रोमांटिक मूवमेंट तो मुख्य रूप से इस प्रकार का जो
आर्ट और क्राफ्ट के क्रिएशंस थे उन्हीं के माध्यम से, या पोएट्रीज के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, इत्यादि चीज़ों के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता था। मतलब टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ हार्ट ड्यू टू लिटरेरी थिंग्स इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। देखिए 1848 में फ्रेडरिक शार्यू, जो कि फ्रांस के एक कार्टूनिस्ट थे, फ्रेंच कार्टूनिस्ट, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें कि 4 जो चित्र थे, 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई उन्होंने, और वर्ल्ड को, पूरे के पूरे दुनिया को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के रूप में उन्होंने एक्सप्रेस किया, यानी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य के रूप में। क्योंकि उससे पहले दुनिया के कोई भी जो देश थे वो देश डेमोक्रेटिक नहीं थे। आप 9 तक में पढ़ लिए होंगे, या इसमें भी आपको मिलेगा 10 में भी। मुख्य रूप से सरकारें 3 तरह की हुआ करती हैं। एक तो मोनार्की यानी एब्सोल्यूट मोनार्की पहले होता था। पहले दुनिया के सभी देश जो थे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, और वो जो राज्यों का शासन व्यवस्था था, जो रूलिंग का सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था। राजा जो थे निरंकुश थे, एब्सोल्यूट मोनार्क थे, यानी निरंकुश राजा थे, उन पर किसी का अंकुश नहीं, और कोई जो राजा बोल देंगे वही नियम हो जाएगा। कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता था। सभी देश छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों में डिवाइड थे। यहाँ पे यूरोप के बारे में बता रहा है, तो यूरोप के भी सभी कंट्रीज आज जैसे आप देख रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इटली इत्यादि, ये कंट्री नहीं थे। मतलब इनमें छोटे छोटे राज्य थे बहुत सारे, और वे राज्य आपस में ही यूनाइट नहीं थे। एक देश में अलग अलग देशों के राजा भी आकर अपने छोटे छोटे राज्य बनाए हुए थे। तो फ्रेडरिक शार्यू, जो कि फ्रांस के कार्टूनिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 चित्रों की जो श्रृंखला बनाई, एक तरह से उनका ये ड्रीम था, सपना था। उस सपने को इन्होंने इस चित्र के माध्यम से एक्सप्रेस किया कि पूरा का पूरा दुनिया एक रिपब्लिक हो जाएगा, सोशल हो जाएगा। तो आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी मोनार्की था, लेकिन उसमें क्या था कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, राजा भी उसके प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे, और एक मंत्रिमंडल रहेगा, और मंत्रिमंडल से सलाह लेकर ही राजा कुछ भी काम करेंगे या डिसीजन लेंगे। तो इस तरह से किंग के पावर को डिवाइड करने का जो है प्रयास किया गया था। और यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट मोनार्की भी था पूरे यूरोप में। बाद में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वह चीज़ वहाँ पर सबसे पहले आया था। तो यहाँ पे उस चित्र में उन्होंने क्या दिखाया, तो इनका जो फर्स्ट प्रिंट है फिगर 1 जो कि ऊपर दिया गया है, इसमें दिखलाता है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, वे लोग वहाँ के पुरुष और महिलाएं, सभी उम्र के, सभी सामाजिक समुदायों से आने वाले एक लंबा लाइन बनाए हैं, और वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ा हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और वहाँ पर खड़ा हैं, उसके प्रति अपना होमेज पे कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ओर इंडिकेट किया है, आपने जो पढ़ा होगा वो चैप्टर। तो जैसे आज़ादी की देवी वहाँ बनी थी, तो आज़ादी की देवी में क्या था, बहुत सारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन बनाया गया था सिंबल। कानून की देवी, आज़ादी की देवी, ब्रोकन चेन इत्यादि चीज़ें थी, जो कुछ मतलब देशों की देवी मारियान, और जर्मेनिया के बारे में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में। तो इन सभी को एक तरह से सिंबलाइज किया था, सिंबल के रूप में इन लोगों को डेवलप किया गया था
कि इनके माध्यम से किसी खास फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता था। तो कोई देवी किसी नेशन को जो है नेशन का को एक्सप्रेस करती थी, उनका सिंबल थी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसी टाइम में बनाया गया था। आज़ादी की देवी, महिलाओं को यानी फीमेल फिगर के माध्यम से ही लिबर्टी को एक्सप्रेस किया जाता था। यहाँ पर ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैं, इनके एक हाथों में टॉर्च यानी मशाल है और एक हाथ में चार्टर है। चार्टर यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? मशाल यानी क्रांति का प्रतीक, इनलाइटमेंट ज्ञान का प्रतीक, यानी लोगों का एक तरह से इनलाइटमेंट का मतलब लोगों के अंदर जागरण, लोगों को जब अपने अधिकारों की समझ आ जाए। और लोगों के अधिकार का प्रतीक जो था चार्टर, चार्टर यानी संविधान। संविधान के माध्यम से ही जाहिर सी बात है कि लोग अपने अधिकारों को समझे, व्यक्त किए और उसमें जो जुडिशियस रूल लिखा गया और उसके माध्यम से ही सरकार बनाने का डिमांड किए थे। और यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है कि ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द shattered remains of the symbols of absolutist institutions, यानी shattered remains of absolutist institutions, यानी एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन है, जो निरंकुश संस्थाएं हैं, उनको धराशायी, उनको टूटे फूटे खंडहर रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, और ताकि वो समाप्त हो चुके हैं। In Sarju's utopian vision, the people of world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costumes. यहाँ फ्रेडरिक सार्यू का ये जो क्या था, यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन देखिए यहाँ पे साइड में यूटोपियन विजन के बारे में दिया हुआ है। यूटोपियन विजन क्या है? तो यूटोपियन विजन ए विजन ऑफ सोसाइटी that is so ideal that it is unlikely to actually exist, यानी एक तरह से आदर्शवादी सोच, एक ऐसा सोच जो समाज के लिए तो बहुत ही आदर्श हो, लेकिन वास्तव में समाज में उस काल में, उस समय में प्रेजेंट न हो, लेकिन हो आइडियल थॉट। तो फ्रेडरिक सार्यू, चूँकि उस टाइम में कोई भी कंट्रीज रिपब्लिक था नहीं और कंट्रीज को रिपब्लिक के रूप में उन्होंने विजुअलाइज किया था, डेमोक्रेटिक के रूप में विजुअलाइज किया था, तो एक तरह से ये यूटोपियन विजन था। और लोगों की जो कतारें थी, लोगों की पहचान उनके देश से होती थी, उनके फ्लैग्स के माध्यम से और उनके देश के पोशाकों के माध्यम से जो कपड़े पहने हुए थे। लीडिंग द प्रोसिक्यूशन way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. नेशन स्टेट देखिए यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेशन स्टेट क्या है? तो उस कुएं में, उस लाइन में यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड लीड कर रहे थे, आगे खड़े थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड उस टाइम तक ये नेशन स्टेट बन चुके थे। नेशन स्टेट का मतलब क्या है? नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य। जाहिर सी बात है, हमने पहले आपको बताई कि एक ही देश में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, लेकिन नेशन स्टेट का मतलब हुआ कि सभी राज्यों को हटाकर और एक देश बना देना। यानी अब आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि एक ही देश के अंदर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के उनका मेजरमेंट, उनका वेट और उनके क्वाइंस वगैरह हुआ करते थे। एक देश में विभिन्न प्रकार के सिक्के, विभिन्न प्रकार के नापने तोलने की पद्धतियाँ। तो नेशन स्टेट बनने का मतलब पूरे देश में एक यूनिफॉर्म लॉ लग जाए, एक नियम हो, एक करेंसी हो,
एक रूल रेगुलेशन हो और एक तरह की पहचान हो, जैसा कि आपको हमने नेशनलिज्म में बताया वैसा। तो ऐसा जहाँ पर भी हो, जिस देश में भी हो, उसको हम नेशन स्टेट की तुलना देते हैं। नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए पूरे के पूरे यूरोप में जो है रिवॉल्यूशन हुआ था। सबसे पहले कहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ? तो फ्रांस से स्टार्ट हुआ। देखिए अब आगे चलते हैं। तो France identifiable by the revolutionary tree color has just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. यहाँ पे फ्रांस के बारे में बात कर रहा है कि फ्रांस पहचानने के लायक था। उसका क्रांतिकारी झंडा था, ट्री कलर, 3 रंगों का झंडा, क्रांतिकारियों का प्रतीक था वो। वहाँ पे क्रांतिकारी ये झंडा लाए थे और जस्ट वो स्टेचू के पास पहुँचने ही वाला था। यानी कि जस्ट ऐसा सारियों को लगता था कि फ्रांस जो देश है वह जल्द ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने वाला है, तभी तो उन्होंने इस टाइप से एक्सप्रेस किया था उसको। और फ्रांस के पीछे जर्मनी, जो वहाँ के लोग अपने हाथों में काला और लाल झंडा लिए हुए थे और गोल्डन फ्लैग। इंटरेस्टिंगली, at the time when Sariu created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation, a state under a democratic constitution. देखिए अब इसमें विडंबना वाली बात क्या है। रोचक बात यह है कि सारियू ने जो चित्र बनाई, उस चित्र में जर्मनी के जो लोग थे, यानी कि उस समय तक जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन के रूप में था ही नहीं, यानी उसी प्रकार छोटे छोटे राज्यों में ही विभाजित था, एक देश के रूप में नहीं था। और जो झंडा यानी फ्लैग जो लिए हुए थे वहाँ के लोग, वो लिबरल होप का प्रतीक था, यानी कि एक तरह से उदारवादी आशा कि हाँ, जर्मनी बोलने वाले जितने भी राज्य हैं जर्मन बोलने वाले, 1848 में प्रिंसिपलिटीज क्या थी, आज जो स्टेट है उससे भी छोटी छोटी जो स्टेट, राजाओं की जो राज्य थी वही थी। तो 1848 में ऐसा होप क्रिएट किया गया था, आशा ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं ये यूनिफाई हो जाएंगे, एक प्रिंसिपलिटीज मिलकर नेशन स्टेट बन जाएंगे और वहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो उसी का प्रतीक था। फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स आर द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। मतलब जर्मनी के पीछे ये सारे के सारे जो देश थे, वहाँ के लोग जो थे, ऑस्ट्रिया और सिसिली के किंगडम इटली में जो कि है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया इत्यादि। From the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. और यह जो चित्र था, इस चित्र में सभी जो हैं स्वर्ग से ऊपर, स्वर्ग में जैसे क्राइस्ट, सेंट, जितने साधु संत हैं और जितने देवदूत, एंजल्स वगैरह हैं, इस सीन को देख रहे हैं। और ये आर्टिस्ट ने जो भाईचारा दिखाया है देशों के बीच में, दुनिया के देशों के बीच में, तो उसकी वो एक तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। दिस चैप्टर विल डील with many of the issues visualized by Sariu in Figure 1. During the 19th century, a nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and national and mental world of Europe. देखिए बहुत ये इम्पोर्टेंट लाइन है ये, which brought about स्वीपिंग चेंजेज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। इतना को पहले समझेंगे हम। देखिए क्या है कि इस चैप्टर में
फ्रेडरिक शार्यू ने अपने चित्र के माध्यम से जिन चीज़ों को दिखलाया है, जिस प्रकार की दुनिया को दिखलाया है, तो इसके विषय में ही ज़्यादा हम लोग मतलब पूरे चैप्टर में चर्चा की गई है। इसके अधिकांश बातों को आप चैप्टर के अंदर देखेंगे कि ये कैसे हुआ, क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो सोचकर उन्होंने चित्र में बनाया था, दुनिया के देश बने, क्या नेशन स्टेट बने, और क्या अकॉर्डिंग टू एथनिक कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, या जैसे भी क्या उनका यूनिफिकेशन हुआ, एक बने। तो ये सारी चीज़ों को इस चैप्टर में जो है बताया जाएगा आपको। और क्या हुआ 19th सेंचुरी के दौरान, दिया हुआ है कि 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म लोगों के अंदर एक बल के रूप में आया, एज ए फोर्स नेशनलिज्म आया। यानी लोगों के अंदर जो देश के प्रति प्रेम की भावना उमड़ी, जो देशभक्ति की भावना उमड़ी, वह एक बल का काम किया। और उस बल के चलते लोग क्या किए, तो लोग आंदोलन करने को उतारू हुए, और उस आंदोलन के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। किस तरह का बदलाव, तो पॉलिटिकल और मेंटल, यानी राजनीतिक बदलाव और मानसिक बदलाव। मानसिक बदलाव से संबंधित लोगों के मन में अपने देश के शासन व्यवस्था को चेंज करने का बदलाव, कि जैसे एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की सिस्टम को चेंज करने का सोच उनके अंदर आया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का सोच उनके अंदर आया। दूसरा चीज़ पॉलिटिकल चेंज, तो ये सारी चीज़ें तो जितने भी रूलिंग है, शासन व्यवस्था है, पॉलिटिक्स के से ही कंसर्न्ड है, तो इस तरह का चेंज का मूड उनके अंदर आया। तो एक पूरे के पूरे यूरोप की इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दिया उन लोगों ने, यूरोप के लोगों ने। द end result of these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe। यानी देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस रिजल्ट के चलते, यानी लोगों ने जो मूवमेंट किया, नेशनलिज्म का फीलिंग उनके अंदर आया, और इस भावना ने ही पूरे यूरोप को कैसे बदला, पूरा लेसन में आप यही देखिएगा कि कैसे बदल दिया। और नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ इस भावना के चलते ही, और लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया उसके चलते नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया लोगों ने, और पूरे यूरोप के देश एक एक देश बन गए जैसे कि आज हैं, इसी नेशनलिज्म के फीलिंग के चलते। और जितने भी मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर थे यूरोप के, यानी बहुदेशीय वंशवादी साम्राज्य, जैसे एक ही देश में बहुत सारे देश के हम बताए कि राजा जा करके और उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत कर और अपना राज्य जो कायम किए थे, उन सभी राज्यों का अंत हो गया और एक नेशन स्टेट बन गए सभी देश, वहाँ की जनता की क्रांति के चलते, रिवोल्यूशन के चलते। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने लायक है, जैसे मॉडर्न स्टेट और सोवरिन कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड पावर, ठीक है। इन ये सारे टर्म्स को आप अच्छी तरह से यदि समझते हैं तो हम सोचते हैं कि किसी तरह का क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहले मॉडर्न स्टेट क्या है। मॉडर्न स्टेट का मतलब आधुनिक राज्य, जैसे कि आज देश हैं नेशन स्टेट। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड पावर। सेंट्रलाइज्ड पावर का मतलब केंद्रीकृत शक्ति, जैसे एक देश में एक ही सरकार होना और उसी सरकार के निर्देशों पर पूरे देश का शासन व्यवस्था चलना। अब जैसे कि छोटे छोटे राज्यों में जो देश डिवाइड थे तो वहाँ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था, सभी को मिलाकर एक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो स्टेट्स तो आज तो मॉडर्न में दो तरह का हो गया है, स्टेट्स जो है सेंटर के अधीन है, और जो कहीं कहीं स्टेट्स का भी अपना कुछ जो है ना सोवर्निटी है। सोवर्निटी का मतलब क्या है
आप पढ़ेंगे फेडरलिज्म में पढ़िएगा, आप जब पढ़िएगा सिविक्स में तो कि सोवर्निटी है कहीं कहीं, वही फेडरल मतलब कंट्री है जहाँ पर स्टेट को सोवर्निटी है। सोवर्निटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, मतलब अपना जो है डिसीजन, अपना निर्णय लेने की जो क्षमता है वही है सोवर्निटी। इंडिया में क्या है, इंडिया में सोवरिन स्टेट्स हैं, मतलब कि राज्य को अपना विकास के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। और कहीं कहीं पर है कि सोवर्निटी नहीं है, जैसे राज्य तो हैं लेकिन केंद्र सरकार जो कह दिया उसी के निर्देशों पर उनको काम करना है, तो वहाँ सोवर्निटी नहीं है। तो चलिए इस लाइन को समझते हैं। यानी द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेज ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच ए सेंट्रलाइज्ड पावर, यानी इस प्रकार का कंसेप्ट, इस प्रकार का तरीका लाना और इस प्रकार के रूल रेगुलेशन का प्रैक्टिस लाना जिसके चलते एक मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर को एक्सरसाइज में लाना, यानी केंद्रीकृत शक्ति को स्थापित करना, और सोवरिन कंट्रोल मतलब कि पूर्ण रूप से उस पर जो है एक नियंत्रण होना अपना डिसीजन लेने का, ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, यानी पूर्ण रूप से एक डिफाइंड टेरिटरी, यानी एक पता चले कि हाँ ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा देश है, साफ उसका बॉर्डर डिटरमाइंड हो। तो इस तरह के देशों को डेवलप होने का ये जो सिलसिला है, यानी आज जैसे देश अस्तित्व में आए इस तरह के देश को निर्माण करने का, बनाने का तरीका एक लंबे समय से जारी रहा यूरोप में, बहुत लंबे समय से। बट नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent। देखिए यहाँ पे नेशन स्टेट को किया है कि नेशन स्टेट क्या था, तो नेशन स्टेट जो था वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, या ऐसा था जिसमें इसके अधिकांश सिटीजन, अधिकांश नागरिक, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, न सिर्फ इसके राजा, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। जैसे क्या था कि पहले जब नेशन स्टेट नहीं था तो राजाओं से पहचान होता था वहाँ के लोगों का। अब राज्य तो कोई है ही नहीं, तो कहाँ रहते, एक ही देश में 500 200 300 राज्य है, तो कहाँ के निवासी हैं, तो इस राजा के राज्य के निवासी हैं। तो वहाँ के लोगों का आइडेंटिटी क्या हुआ, राजा से ही हुआ। तो नेशन स्टेट बनने के बाद राजा से लोगों की पहचान न हो, बल्कि एक कॉमन पहचान हो वहाँ के लोगों की, और वहाँ के हिस्ट्री, वहाँ की जो भी मतलब चीज़ें हैं सभी एक हो, उस पूरे देश का इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर, या उस पूरे देश का जिस भी तरह के सिंबल, कॉन्स्टिट्यूशन या इस सब के आधार पर एक पहचान हो, एक कॉमन मतलब आइडेंटिटी हो। इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। दिस कॉमननेस डिड नॉट एक्सिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। दिस चैप्टर विल लुक at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe। देखिए यहाँ पे दिया है कि ये जो कॉमननेस है, एक साझा पहचान लोगों की, आज भारत में क्या है, साझा पहचान है। भारत से तो ज़्यादा डाइवर्सिटी पूरे दुनिया में कहीं है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, कल्चर, एथनिक कंपोजिशन, जो भी आप देखिए, रिलीजन, लेकिन एक फीलिंग ऑफ कॉमननेस है, यानी कॉमन आइडेंटिटी है। तो ये कॉमन आइडेंटिटी पूरे यूरोप में जो सबसे पहले आया, ये समय के साथ साथ नहीं आ गया, यह ऐसे ही नहीं आ गया, समय बीता और दुनिया बदल गई, ऐसी बात नहीं है। तो कैसे आया, इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स,
यह बहुत सारे संघर्षों का परिणाम रहा और बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा नागरिकों को आंदोलन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से। और तब जो है इस टाइप का नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और कॉमननेस का जो है फीलिंग आया, कॉमन आइडेंटिटी आया और लीडर के एक्शन से और जो कॉमन पीपल जो आम आदमी है उनके एक्शन से। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में इसका जो डाइवर्स प्रोसेस है, वो डाइवर्स प्रोसेस यानी डिफरेंट टाइप का तरीका नेशन स्टेट को बनाने का, उन सभी तरीकों के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे क्या हुआ, कहाँ पर हुआ। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही यह जानकारी से भरा हुआ चैप्टर है। और नेशनलिज्म जो कि पूरे 19वीं सेंचुरी में यूरोप में आया, यह कैसे आया और इसके चलते ये सब क्या हुआ, लोगों ने किस तरह से स्ट्रगल करके इस तरह के मॉडर्न स्टेट को लाया एक्सिस्ट में, तो इस पर ही ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और हमारा ये पार्ट 1 एक तरह से समझिए कि इस चैप्टर के लिए है और यह चैप्टर पढ़ना हम लोग जारी रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपको कंसेप्ट मिलेगा और हम लोग 3 या 4 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को जो है समाप्त करेंगे। और उसके बाद अंत में एक ऐसा वीडियो लाया जाएगा जो शॉर्ट में समरी के फॉर्म में पूरे चैप्टर को समाप्त किया जाएगा और इससे कंसर्न्ड इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी उस वीडियो में रहेंगे। और देखते रहिए आप इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन। थैंक्स अ लॉट for watching this video from beginning to the end.